हेलो दोस्तों। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश लवर्स और मैं हूं डॉक्टर यशवंत हंडीवा। आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे एक पोएम के बारे में जिसका नाम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। ये पोएम रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट है जिनके द्वारा लिखित है। दोस्तों, ये जो पोएम है स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, ये एक बहुत ही फेमस पॉपुलर पोएम है। लगभग सभी स्कूल और कॉलेज में ये पोएम पढ़ाई जाती है और ये पोएम इसलिए पॉपुलर है क्योंकि इसकी जो लास्ट चार लाइन्स है वो बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही सिंबॉलिकल है। उसका जो मीनिंग है वो हमें जीवन में प्रेरणा देता है, हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। तो आइए दोस्तों, जान लेते हैं ये पोएम के बारे में। तो दोस्तों, ये जो पोएट है जिन्होंने ये पोएम लिखी है इनका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये एक अमेरिकन पोएट है। 20वीं सदी के एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही फेमस ऐसे ये पोएट है। इनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था और इन्होंने कुछ साल एक न्यूज़पेपर में रिपोर्टर के तौर पर भी काम किया था। इन्होंने अपनी पढ़ाई अमेरिका की जो फेमस यूनिवर्सिटी है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, वहां से अपनी पढ़ाई पूरी की। और दोस्तों, जैसा कि आपको बता दे, ये अमेरिका के सबसे ज्यादा सम्मानित पोएट्स में से एक है। दोस्तों, इन्होंने 4 बार पुलित्जर प्राइज भी इनको मिला था। पुलित्जर प्राइज जो है वो एक जर्नलिज्म के लिए या लिटरेचर के लिए दिया जाता है। बहुत ही प्रेस्टिजियस ऐसा वो प्राइज है। दोस्तों, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को कंट्री लाइफ बहुत पसंद था। कंट्री लाइफ यानी विलेज लाइफ। इनको कंट्री लाइफ और उसके बारे में लिखना भी बहुत पसंद था और उन्होंने ये कंट्री लाइफ के बारे में अपनी पोएम्स में, कंट्री लाइफ का चार्म और उसकी ब्यूटी के बारे में अपने पोएम्स में इन्होंने बहुत खूब लिखा है। दोस्तों, इनके पोएम के बारे में अगर बता दे तो इनकी पोएम्स बहुत ही सिंपल है। सिंपल यानी बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड है, समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती। उसके जो मीनिंग है वो मीनिंग भी बहुत इजीली समझ में आता है। इस इनकी पोएम्स बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहती है, हमें इसका मीनिंग जो है वो समझ में आ जाता है। और इन्होंने जो पोएम्स लिखी है वो बहुत ही सिंसियरली, ऑनेस्टली लिखी है। दोस्तों, अगर हम इनके टॉपिक के बारे में बात करें तो इन्होंने ज्यादातर नेचर के बारे में लिखा है। नेचर यानी कुदरत के बारे में लिखा है। और एक दूसरा टॉपिक है जिसके बारे में वो लिखते रहते हैं और उन्होंने लिखा है उनकी पोयम में, तो वो है अपने रोजमर्रा की जिंदगी के अनुभव। हम उसको एवरीडे एक्सपीरियंसेस कह सकते हैं। दोस्तों, इनकी जो फेमस पोएम्स है, इनके कुछ नाम यहाँ दिए गए हैं जिनमें से मेंडिंग वॉल, बर्चेस, द रोड नॉट टेकन, और हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। दोस्तों, ये जो पोएम है वो 1922 में लिखी गई है। आइए दोस्तों, ये पोएम पढ़ते हैं, ये पोएम का मीनिंग जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि ये पोएम में एक स्पीकर है। वो स्पीकर अपने घोड़े पे बैठ के कहीं जा रहा है, किसी गांव जा रहा है। तो जैसे ही उसका जो रास्ता है वो रास्ता जिस तरफ से जाता है, तो एक बाजू में, एक तरफ से उसके जो है पूरा वो वुड्स है, पूरा फॉरेस्ट है, और दूसरी तरफ जो है कि एक लेक है, एक तालाब है। तो सबसे पहले स्टैंजा में वो कहता है कि whose woods these are I think I know। तो वो जो स्पीकर है वो कहता है कि ये जो फॉरेस्ट है, ये जो वुड्स है, ये किसके है, ये उसको पता है। और वो कहता है कि वो जो मालिक है उसका, वो नजदीक ही कहीं किसी विलेज में रहता है, लेकिन उसको पता नहीं कि यहाँ से कोई गुजर रहा है, यहाँ कोई रुका हुआ है, तो उसको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ रुकने में कोई हर्ज नहीं है। वो उसका जो मालिक है, वुड्स का जो मालिक है, वो देख नहीं पाएगा कि यहाँ कोई रुका हुआ है। तो ये पहले 3 लाइन में पोएट हमको बताता है कि एग्जैक्टली ये पोएम का टॉपिक क्या है। और जो फोर्थ लाइन है, टू वॉच हिज वुड्स फिल अप विथ स्नो। तो दोस्तों, वो जो वुड्स है, जंगल है, तो उस पर बर्फ गिर रही है और बर्फ से जो पूरा के पूरा वो जंगल है तो बर्फ से ढका हुआ है। अभी वो जो स्नोफॉल हो रही है, वो स्नोफॉल की वजह से धीरे धीरे वो जो ट्रीज है, पेड़ पौधे हैं, उस पर बर्फ जमी हुई है। और आने वाले कुछ ही दिनों में वो पूरा के पूरा जो फॉरेस्ट है पूरी तरह से वो स्नो से ढक जाएगा, कवर अप हो जाएगा। तो दूसरा स्टैंजा हम पढ़ते हैं, माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर। तो वो जो स्पीकर है वो अपने घोड़े पे बैठ के कहीं तो जा रहा है, किसी गांव जा रहा है, लेकिन उसके घोड़े को ऐसा लगता है, उसके हॉर्स को ऐसा लगता है कि हमारा जो मालिक है इसने यहाँ रुककर गलती की है, क्योंकि यहाँ नजदीक तो कोई फार्म हाउस भी नहीं है, और नजदीक कोई फार्म हाउस नहीं है तो यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। दोस्तों, क्वियर का मतलब है स्ट्रेंज, चमत्कारिक, विचित्र। सो यहाँ जो है, यहाँ रुकने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा जो मालिक है वो यहाँ क्यों रुका है, ऐसा ये हॉर्स को लगता है।
बिटवीन द वुड्स, तो कहाँ रुके हैं वो? बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक। तो ये जो जगह है उसके बारे में बताया गया है। वो जो रास्ता है जहां से वो गुजर रहा है, वो रास्ता एक ऐसी जगह से जाता है जिसके एक साइड से वो पूरा वुड्स है, पूरा फॉरेस्ट है, और दूसरी साइड से एक तालाब है, एक लेक है। और वो जो तालाब है, वो तालाब का पानी पूरा के पूरा बर्फ में जमा हुआ है, फ्रोजन लेक। और एक बाजू उसके वुड्स है। तो ऐसी जगह दोनों में से होकर वो रास्ता गुजरता है, और उस रास्ते पे से वो स्पीकर जा रहा है। और दोस्तों ये जो है, ये डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर इसको कहा गया है। डार्केस्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बर्फ गिर रहा है, स्नोफॉल हो रहा है, और स्नोफॉल होने की वजह से आगे का कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए इसको डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर कहा गया है। तो तीसरा जो स्टैंजा है, वो तीसरे स्टैंजा में अगेन वो जो हॉर्स है, वो हॉर्स क्या करता है? उसको लगता है कि अपने मालिक ने गलती की है, यहाँ रुकना नहीं चाहिए, लेकिन अपना मालिक यहाँ रुका है। तो हॉर्स अपने मालिक का ध्यान उसकी तरफ खींचना चाहता है। तो क्या करता है? वो अपनी जो हार्नेस बेल्स है, हार्नेस यानी लगाम, उसको जो बांधी हुई बेल्स है, वो बेल्स का आवाज करने की कोशिश करता है। वो हिलाता है वो बेल्स, और उसको अपने मालिक का ध्यान उसकी तरफ खींचना है, क्योंकि उसको लगता है कि उसके मालिक ने कुछ गलती की है। क्योंकि यहाँ तो फार्म हाउस नहीं है, यहाँ तो विलेज भी नहीं है, तो यहाँ रुकना नहीं चाहिए, ऐसा उसको लगता है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, बाद में भी ये टॉपिक मैंने एट द एंड ऑफ द पोएम कवर किया है, कि ये जो एग्जाम्पल है इसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं पोएट्री की भाषा में। तो क्या है पर्सोनिफिकेशन, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बाद में। So the only other sound is the sweep of easy wind and downy flake. तो दोस्तों ये बहुत ही क्वाइट काम ऐसी जगह है, बहुत ही शांत ऐसी जगह है जहां दूसरा कोई आवाज नहीं, बस वो जो हॉर्स है उसके बेल्स का वो आवाज कर रहा है, और दूसरा जो साउंड है, वहां साउंड जो है वो विंड का है, जो हवा बह रही है। और दोस्तों एक इमेजरी है, इसको एक आप थोड़ा समझ ले। डाउनी फ्लेक यानी पीसेस ऑफ स्नो, स्मॉल पीसेस ऑफ स्नो which are very white, which are very fresh and which are very light in weight, जो बहुत ही हल्के, बहुत ही सफेद ऐसे जो स्नो के पीसेस है वो गिर रहे, उसको डाउनी फ्लेक कहा गया है। तो ये पूरा वहां का जो नेचर है उसके बारे में पोएट लिखता है। सो दोस्तों अभी ये जो लास्ट स्टैंजा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरी पोयम ध्यान में रखनी है, अगर उसको आप कोर कंटेंट आपको याद करना है, या फिर कहो ये जो लास्ट स्टैंजा है वो पूरी पोएम की ये समरी बता देता है। तो क्या है? द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो ये जो स्पीकर ये कहता है कि ये जो जंगल है, ये जो वुड्स है, ये बहुत ही सुंदर है। लवली यानी बहुत ही सुंदर, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये बहुत ही घना जंगल है, डार्क एंड डीप, बहुत ही घना जंगल है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो उसको लगता है कि हम यहाँ रुके, थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके, या फिर यही हम ठहरे, उसको एक पल के लिए ऐसा लगता है। दोस्तों ये आप समझ ले कि वो कहीं तो जा रहा है, कहीं किसी गांव जा रहा है, लेकिन ये बीच में जो रास्ता है, वो रास्ते की वो जो नजारा देखकर, रास्ते की सुंदरता देखकर वो वही रुकता है। लेकिन बाद में उसको ख्याल आता है कि ये पूरा जो जंगल है वो बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है, वेरी ब्यूटीफुल, बट मुझे कहीं तो जाना है, मैंने कुछ प्रोमिसेस किए हैं, कुछ मैंने वादे किए हैं, वो वादे मुझे निभाने हैं। अभी दोस्तों ये वादे क्या है? ये जो पोएम है इसका लिटरल लेवल पे अगर आप मीनिंग लोगे, सीधा सीधा मीनिंग लोगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये जो स्पीकर है, ये स्पीकर कहीं तो जा रहा है, और उसको किसी गांव जाना है, और अंधेरा होने से पहले वहां पहुंचना है। लेकिन ये बीच में ही रुका है, उसको अच्छा लगता है यहाँ रुकना, लेकिन उसको याद आता है कि वहां उसको कहाँ जाना है, उसको क्या करना है, तो उसको ये याद आता है। तो ये प्रॉमिस लिटरल लेवल पर आपको ऐसा लगेगा। और फिर वो कहता है एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो अंधेरा होने से पहले मुझे बहुत मील, बहुत दूर जाना है। तो लिटरल मीनिंग ये है, लेकिन इसका जो सिंबॉलिकल मीनिंग है वो हम नेक्स्ट जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये पोएम जो है उसका हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं मीनिंग के हिसाब से, इसका फॉर्म मीटर के हिसाब से, क्योंकि ये बातें आपको पता होनी चाहिए, एग्जाम में ये बातें अक्सर पूछी जाती है। तो दोस्तों सेटिंग का मतलब क्या होता है? सेटिंग का मतलब मान लो किसी भी पोएम में कुछ टाइम दिए वाला रहता है, कुछ प्लेस रहती है, तो यहाँ जो टाइम है वो इवनिंग टाइम है।
तो आपको टाइटल पे से ही पता चलेगा कि स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। सो इवनिंग का समय है, शाम का समय है। और जो प्लेस है वो प्लेस के बारे में भी पोएम में बहुत डिटेल तरीके से बताया गया है। वो जो प्लेस है वो प्लेस कहाँ है, तो एक फॉरेस्ट के बाजू में से रास्ता जाता है और वो रास्ते के दूसरे बाजू में जो है वो एक फ्रोजन लेक है। तो ऐसा पूरा एक नेचुरल सेटिंग है, पूरी तरह से वहां जो है कुदरत है, नेचर है। तो टाइम एंड प्लेस। देन उसके बाद आता है पर्सन। तो क्या है, फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि आप अगर पोएम पढ़ोगे तो उसमें आई लिखा है। तो वो जो स्पीकर है वो हमें बता रहा है, उसका एक एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर रहा है। तो इसको हम फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू कहते हैं। लिटरेचर में ये पॉइंट ऑफ व्यू बहुत जरूरी है। थर्ड पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू एक होता है, तो यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस है आई वी, इसका उसका यूज किया रहता है। तो यहाँ जो है फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू है। दोस्तों सिंबोलिज्म, पोयम का जो आखिरी स्टैंजा है, जो फोर्थ स्टैंजा है, वो स्टैंजा जैसा कि मैंने कहा कि लिटरल मीनिंग उसको जो है वो एक है, और दूसरा एक जो है उसको एक कोनोटेटिव मीनिंग है। सिंबॉलिक मीनिंग कह सकते हो आप, प्रतीकात्मक मीनिंग उसको कह सकते हो। तो वो क्या है मीनिंग? लिटरल मीनिंग तो हमने जान लिया पोएम में कि वो स्पीकर कहीं तो जा रहा है, अंधेरा होने से पहले उसको जाना है, उसको याद आता है कि हमें जाना चाहिए, यहाँ रुकना नहीं चाहिए। लेकिन उसका जो दूसरा मीनिंग है, जो हमारी लाइफ से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, वो मीनिंग की वजह से ये पोएम फेमस है। तो क्या है वो मीनिंग दोस्तों? अगर हम हमारे लाइफ से ये बात कंपेयर करें तो हमको भी पता चलता है कि हमारे भी लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ जो है वो टारगेट है, गोल है, कुछ प्रोमिसेस है, कुछ वादे हैं वो निभाने हैं, कुछ तो करना है, कुछ तो बनना है। लेकिन दोस्तों क्या होता है, हमें भी बहुत बार ऐसे टाइम आता है, ऐसी सिचुएशन आती है कि कोई अट्रैक्शन है, मान लो कोई ऐसी चीज है उसमें हम स्टक हो गए हैं, हमारे नेचर की वजह से हम उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे, और वो करते समय हम हमारा गोल भूल जाते हैं, हमारा टारगेट भूल जाते हैं, जो हमको करना है वो हम नहीं कर पाते। तो वो जो अट्रैक्शन है वो उसमें उसी में ही हम स्टक हो जाते हैं। तो दोस्तों ये पोएम के माध्यम से ये जो पोएट है ये बताना चाहता है कि हमारे लाइफ में भी ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस रहती है जहां हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे जो टारगेट है, गोल है, हमारे जो प्रोमिसेस है, जो हमने खुद से किए हैं वो हमको पूरे करने हैं, और उसी में किसी अट्रैक्शंस की कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। तो दोस्तों इसी की वजह से ये पोएम बहुत ही फेमस है और इसको ये सिंबॉलिकल मीनिंग कहा जा सकता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत के जो पहले प्रधानमंत्री है पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनकी भी ये पोएम बहुत ही फेमस पोएम हुआ करती थी। उनके स्टडी टेबल पे, उनके रूम में ये जो पोएम्स की लास्ट लाइन्स है वो हमेशा लगी रहती थी। तो इसमें एक और चीज है जो समझनी चाहिए, इमेजरी। तो इमेजरी क्या होती है? बहुत सारे पोएट्स जब पोएम लिखते हैं, कंपोज करते हैं, तो वो कुछ ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से हमारे एक दिमाग में एक मेंटल आइडिया होता है, मेंटल पिक्चर फॉर्म होता है। जैसे मान लो कि आप एक फिल्म देख रहे हो, तो पढ़ते समय आपके दिमाग में वो पूरी फिल्म चल रही होती है। अभी आप पोएम पढ़ रहे हैं, पोएम सुन रहे हैं, तो आपके दिमाग में पूरा वो जो स्पीकर है, उसका जो हॉर्स है, वो जो तालाब है, वो वुड्स है, पूरा आपके मेंटल पिक्चर आपके माइंड में फॉर्म हुए है। तो इसको हम इमेजरी कहते हैं पोएटिक लैंग्वेज में। तो इमेजरी क्या क्या है? वुड्स है, लेक, स्नोफॉल, नेचर, हॉर्स, इवनिंग। सो दिस इज द इमेजरी। दोस्तों उसमें एक फिगर्स ऑफ स्पीच भी इस्तेमाल किया गया है। फिगर्स ऑफ स्पीच यानी एक डिवाइस रहता है, पोएट्स हमेशा इसको यूज करते हैं, ये पोएट्री में यूज किया जाता है। लाइक ऑर्नामेंट्स जैसे यूज करते हैं लोग खुद को अच्छा दिखने के लिए, सजाने के लिए, वैसे पोएट जो है वो ऐसे फिगर्स ऑफ स्पीच यूज करते रहते हैं। तो उसी में से एक है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन क्या है? पर्सोनिफिकेशन मतलब मान लो कि कोई इनएनिमेट थिंग है, नॉन लिविंग थिंग है, या कोई एनिमल है, तो उसको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक लिविंग थिंग के दिए वाले रहते हैं, और वो लिविंग थिंग के जैसा वो बिहेव करता है, सोचता है, बोलता है, ऐसा माना जाता है, वो पोएम में लिखा जाता है। तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन क्या है? तो दोस्तों आपने देखा कि यहाँ जो हॉर्स है वो हॉर्स सोचता है, और वो हॉर्स अपने मालिक का ध्यान खींचने के लिए अपने बेल्स भी बजाता है। तो इस बात से आपको समझ में आएगा कि वो जो हॉर्स है वो एक आदमी जैसा बर्ताव करता है। एक्चुअली वो एनिमल है लेकिन वो आदमी जैसा बर्ताव करता है। तो यहाँ उसको हम पर्सोनिफिकेशन पोएटिक लैंग्वेज में कह सकते हैं। तो दोस्तों अब आइए अब हम फॉर्म और मीटर के बारे में जान लेते हैं।
तो पहले मैं फॉर्म के बारे में बात करूंगा। तो ये जो पोएम है ये 16 लाइंस पोएम है, और वो जो 16 लाइंस है वो कैसे डिवाइड की गई है, जैसे कि 4 स्टैंजाज है और हर एक स्टैंजा में 4 लाइंस है। तो दोस्तों 4 लाइन स्टैंजा को क्वाट्रेन कहते हैं। इसको रुबायत स्टैंजा भी कहा जाता है। दोस्तों रुबायत एक पर्शियन पोएट थे, और उन्होंने जो पोएट्री लिखी थी वो ऐसे ही 4 लाइन स्टैंजा पोएट्री थी, तो उसको उसको रुबायत स्टैंजा भी कहा जाता है। सो 4 क्वाट्रेंस ये पोएम में है। और दोस्तों मीटर जो है, मीटर एक राइटिंग फॉर्म होता है। तो इस पोएम में जो है कि आयम्बिक टेट्रामीटर यूज किया गया है। तो आयाम जो रहता है दोस्तों, एक अनस्ट्रेस सिलेबल और एक स्ट्रेस सिलेबल से एक आयाम फॉर्म होता है। और जैसे अगर मान लो 4 आयाम हो गए तो आयम्बिक टेट्रामीटर लाइन हो गई, जैसे 5 आयाम हो गए तो आयम्बिक पेंटामीटर लाइन हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण जो राइम स्कीम, आपने टेक्स्ट में देखा होगा कि मैंने कैपिटल ए बी बी सी सी डी डी ऐसा उसको बोल्ड लिखा है। तो वो क्या है, वो है राइम स्कीम। तो अगर आप देखोगे पोएम में, तो जो फर्स्ट स्टैंजा में पहले तो 2 वर्ड्स है, वो 2 वर्ड्स जो है वो राइम करते हैं। और जो लास्ट का वर्ड, जो फोर्थ लाइन का लास्ट का वर्ड है, वो भी उसको राइम करता है। और जो कि तीसरी लाइन का जो वर्ड है वो खाली डिफरेंट है। तो दोस्तों अगर आप पोएम की लाइंस देखोगे तो यहाँ जो है नो, दो, स्नो, सो ऑल दीज 3 वर्ड्स दे राइम विथ ईच अदर। वो एक ही डिफरेंट वर्ड है, वो है हियर। लेकिन वो जो डिफरेंट वर्ड है वो वहां से ही सेकंड स्टैंजा का राइम शुरू हो जाता है। तो बी सी डी सी। और लास्ट स्टैंजा में खाली वो राइम स्कीम ब्रेक की गई है, जैसे कि पहले 3 स्टैंजा में यूनिक राइम स्कीम है, लेकिन 4 स्टैंजा में वो थोड़ी सी डिफरेंट है, डी 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 डी। तो दोस्तों ये थी पोएम। मुझे आशा है कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये पोएम समझ में आई है तो आप इसके बारे में अपनी जो कमेंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और इस पोएम को, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।